Namaskar, I welcome you all to this series on war strategies. आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य जी का ज्ञान और उनके द्वारा रचित महान कृति अर्थशास्त्र हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। धर्म अर्थम च कामम च पर्वत याति पाति च अधर्म अनर्थ विद्वेषा निदम शास्त्रम निहंति च। अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण की समाप्ति पर उल्लेखित ये श्लोक अर्थशास्त्र की रचना के उद्देश्य को स्वयं ही वर्णित करता है। इसका अर्थ है कि इस अर्थशास्त्र की रचना इसलिए की गई है क्योंकि यह अर्थशास्त्र सिर्फ धर्म अर्थ और काम में प्रवृत्त होना ही नहीं बल्कि अधर्म अनर्थ और अप्रिय को नष्ट करना भी बतलाता है। और येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भू अमेशे नोदित अन्याशु तेन शास्त्र मिदम कृतम। इस अर्थशास्त्र की रचना उसने की है जिसने कि शस्त्र शास्त्र और नंदराज द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया है। आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य का स्मरण होते ही मन में एक ऐसे महान पुरुष की छवि बनती है, एक ऐसे महान आचार्य की छवि बनती है जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार अपनी ही संस्कृति उन्नति और वैभव के गौरवगान में लिप्त भारत को पहली बार विदेशी आक्रमणकारियों और विदेशी आक्रांताओं की शक्ति प्रवृत्ति और प्रकृति से परिचित कराया। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत ने पहली बार विदेशी आक्रांताओं की प्रवृत्ति की पहचान की जो मूलतः शिकारी प्रवृत्ति के थे और अपने ज्ञान बल और बुद्धि बल से उनका शिकार किया। Under his guidance, we learned how to hunt the hunters. धर्म अधर्म नीति अनीति यश अपयश काम अकाम जैसे अनेकों वैचारिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला एक ऐसा सभ्य समाज जिसे ये बोध तो था कि संग्रामो विक्रूरम संग्रामे ही क्रूरा क्रियते। संग्राम क्रूर होता है और संग्राम में ही क्रूरता की जाती है। पर हमारी संग्राम और क्रूरता की परिभाषा हमारी अपनी ही संस्कृति और मूल प्रवृत्ति पर आधारित थी। लेकिन उस समय भारत की ओर जो आक्रमणकारी आ रहे थे, भारत पर जिन विदेशी आक्रांताओं की कुदृष्टि थी वो मूलतः शिकारी प्रवृत्ति के थे। Their way of life was that of the hunters, fearless, barbaric hunters. उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी ओर जिस सभ्यता की ओर वो आ रहे थे उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। अपार धन और ज्ञान संपदा थी, गौरवशाली सनातन संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ और पराक्रमों से अर्जित अनेकों बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरें थी और वो विस्तृत और विशाल भूभाग था जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। ये ट्राइब्स ऑफ हंटर्स और सभ्यता के बीच का युद्ध था जिसे सिर्फ स्पिरिट ऑफ वॉरियर से विजय कर पाना संभव नहीं था। इसमें आवश्यकता थी युक्ति की, व्यू की, कूट युद्ध की, मंत्र युद्ध की, साम दाम दंड भेद की और हर उस उपाय की जिससे कि हंटर्स को हंट किया जा सके। हमारे पास शौर्य था, साहस था, पर एक राष्ट्र के रूप में हमारे अंदर शिकारियों का शिकार करने की प्रवृत्ति का निर्माण आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य ने ही किया। ये वो समय था जब भारत ने पहली बार विदेशी आक्रमणकारियों
विदेशी आक्रांताओं की प्रवृत्ति को ना सिर्फ समझा, उसे पहचाना, बल्कि उसका उसी के हिसाब से उत्तर भी दिया। और वो उत्तर ऐसा था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। गुरु और वॉरियर की स्पिरिट के उस यूनिक एंड ग्लोरियस कॉम्बिनेशन को विश्व का इतिहास आज भी स्मरण करता है। जब भी हम अर्थशास्त्र की युद्ध नीतियों का अध्ययन करते हैं, व्यू नीतियों का, भेद नीतियों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे मन में एक ही विचार आता है, there cannot be a more perfect way to hunt the hunters. And when the foreign strategist reads Arthashastra, which they do with great curiosity to understand our strategic and military culture and foreign policy approach, from an outer level, their understanding revolves around the sixfold of foreign policy, Rajmandal theory, the elements of sovereignty, Saptang theory, comprehensive vision of statecraft, and different socio-economic and military frameworks. And there exist different interpretations of their observations on Arthashastra as well. पर कहीं ना कहीं उन इंटरप्रिटेशंस में, उन ऑब्जर्वेशंस में एक भय दिखाई देता है। One can sense a fear in that. Why? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पहली बार उनकी प्रवृत्ति को पहचान कर, अच्छे से पहचान कर व्यू की रचना की है। And the fear can also because of some apprehensions that what if the Bharat would resort to that spirit again. We cannot reverse the time, but we can always recall the spirit. जब भी हम भी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमारा फोकस भी सबसे ज़्यादा इसके स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पर ही रहता है। बहुत हुआ तो हम फॉरेन पॉलिसी की जो इसमें अप्रोच है और स्ट्रैटेजिक मूव्स के ऊपर बातचीत करते हैं, which represent the 40% of the Arthashastra. But we tend to hesitate, ourselves tend to hesitate to talk about the rest of the Arthashastra, which is the major part and which is about the war, warcraft, wartime scenarios, tactical moves, and different strategic moves, different maneuvers to tackle the enemies of all size and from all sides, internal and external both. अभी कुछ दिन पहले विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन एंड वन ऑफ द की डिफेंडर्स ऑफ आवर कंट्री श्री एस गुरुमूर्ति जी ने एक कार्यक्रम में एक डिस्कशन के दौरान आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य जी की फिलॉसफी, उनकी अप्रोच और अर्थशास्त्र के एसेंस के ऊपर कुछ बातें साझा की। And he said that when Acharya Chanakya found that this country was too soft a country, too noble a country, too non-conflicting a country, face a world that is about invasion, aggression, violence, dominance, barbarianism, he changed the paradigm of our thoughts. And most importantly, he did not produce his thoughts in a laboratory. He produced his thoughts when he was face to face with a challenge. Acharya Chanakya was not a book writer or a theoretician. He was the practitioner. I believe this statement perfectly summarizes the uniqueness of the approach of Arthashastra.
इस सीरीज में हम अर्थशास्त्र की युद्ध नीतियों, व्यू रचनाओं, भेद नीतियों और वॉर से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं कि इस समय हमारे देश की रक्षा का भार जिन कंधों पर है, उनका अर्थशास्त्र के विषय में क्या विचार है। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अक्सर ये कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आचार्य चाणक्य आज किंवदंतियों का विषय बने हुए हैं। एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने बिना कभी सत्ता में रहे इतने लंबे समय तक इस विशाल देश भारत के जीवन पर असर डाला। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ना तो हमारे समाज में कोई सच्ची जानकारी है, ना उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की शिक्षा की हमारे पास कोई व्यवस्था है, और ना ही उन सिद्धांतों का आज के समय में क्या मूल्य है, इसके ऊपर कोई चर्चा ही है। उनका ये भी कहना है कि आचार्य चाणक्य के जीवन में ही पहली बार हमारी राष्ट्र की अवधारणा की शुरुआत हुई, और भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है, भू राजनीतिक नहीं। ये अवधारणा भी सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने ही दी। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहूँगी कि हमारे लिए संतोष का विषय है कि आज हमारे देश की शासन व्यवस्था, विदेश नीति, अर्थनीति, रक्षा, सुरक्षा और संचालन, इसका दायित्व जिन महानुभावों के हाथों में है, उन्हें हमारी इस बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का भान है। और इसी क्रम में आते हैं हमारे इंडियन आर्मी चीफ, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, जनरल श्री मनोज मुकुंद नरावने जी। Last year in an event he said that Arthashastra is a testimony to the constant and unchanging nature of war. And he also said that predicated on the sheer majesty of power and guile, Cottillion view in strategic policy espouses an outward orientation, a calibrated power projection and influence, as against a passive defensive crouch. He also said that Arthashastra could become a touchstone for the foreign policy and strategy makers to devise a distinctively Indian view of international relations and statecraft. And our Chief of Defence Staff, Honorable General Shri Bipin Rawat ji, had once said that Arthashastra reminds us with profound wisdom that without earth or suraksha, there can be no dharma. And the well-known dictum of Sam, conciliation, Dam, incentive, Dand, punishment, and Bhed, sowing discord in the enemy's camp, in the strategic policy sense, urges us to pursue the national interest with a single-mindedness of purpose and resolve, through means fear or foul. वो अक्सर ये भी कहते हैं कि इन इंडिया वी ऑलवेज हैड द अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, बट येट वी वर रीडिंग द Sun Tzu and other foreign theorists without realizing that everything lies at home. The time to look at the Chanakya and Arthashastra has come. Now let's talk about the Warcraft. अर्थशास्त्र का प्रथम श्लोक इसकी रचना के उद्देश्य को वर्णित करता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य लिखते हैं, पृथ्व्या लाभे पालने च यावन्ते अर्थशस्त्राणि पूर्वाचारे प्रास्थापितानि पसष्टानि सहन्ते कमिदम अर्थशास्त्रम कृतम। जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए
पुरातन आचार्यों ने अर्थशास्त्र विषयक जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है उनका सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है। यह महत्वपूर्ण है पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा। यही है आधार अर्थशास्त्र के वॉरक्राफ्ट का और अर्थशास्त्र के वॉर मॉडल का। आचार्य चाणक्य विजुलाइज द अप्रोच ऑफ अ कॉन्करर, द विजिगिषु। और विजिगिषु कौन है? राजा अमात्य द्रव्य प्रकृति संपन्नो नैसस अधिष्ठानम विजिगिषु। वो राजा जो आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो, ऐसे राजा को विजिगिषु कहते हैं। द किंग हु possessed of good character and the best fitted elements of sovereignty is the foundation of whose policy is termed a conqueror। उसके बाद उन्होंने सोवर्निटी के अलग अलग की एलिमेंट्स भी बताए। द किंग, द मिनिस्टर, द कंट्री, द ट्रेजर, द आर्मी, द फोर्ट एंड द फ्रेंड। और उन्होंने इनकी एलिमेंट्स की बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर देयर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको भी विस्तार से वर्णित किया है। एंड he also described the good qualities of an enemy, because enemy is not a part of the sovereignty, but one must know that what are the qualities of an enemy which can be easily uprooted, which can be called a good enemy। आचार्य चाणक्य ने यह भी डिफाइन किया है कि प्रोग्रेस, deterioration and stagnation, these can be the three possible position of a nation। उन्नति, अवनति और समान गति, या ये कह सकते हैं कि वृद्धि, क्षय और स्थान। आचार्य चाणक्य ने यह भी डिफाइन किया है कि पावर एंड स्ट्रेंथ इज ऑफ थ्री काइंड्स। पावर ऑफ डेलिब्रेशन, ज्ञान बल, possession of a prosperous treasury, कोश बल, and a strong army, विक्रम बल। ज्ञान बल ही प्रभु शक्ति है, कोश और दंड बल। ज्ञान बल ही मंत्र शक्ति है, कोश और दंड बल प्रभु शक्ति है, और विक्रम बल उत्साह शक्ति है। He also defined that there can be 6 possible policies that a country can adopt in a wartime scenario: peace, sandhi, agreement with pledges, युद्ध, विग्रह, an offensive operation, neutrality, आसन, marching, यान, alliance, संशय, और द्विभाव, double policy, making peace with one and waging war with another। And he said that when the advantages derivable from the war and peace are of equal character, then one should always prefer the peace। He described the nature of alliances, the character of an equal, inferior and superior king, and the forms of agreement made by an inferior king। He also explained the situation of adopting the neutrality or marching after proclaiming the war। मतलब युद्ध की घोषणा के बाद ये निर्धारित करना कि न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करना है या फिर मार्चिंग करनी है। और न्यूट्रलिटी भी 3 प्रकार की होती है। एक विशेष नीति के तहत शांत बैठना, स्थान, अपनी उन्नति और अपनी शक्ति के कारण चुप बैठना, आसन, लड़ाई से हट जाना या लड़ाई में रहते हुए भी कुछ ना करना, उपेक्षा। आचार्य चाणक्य ने युद्ध की घोषणा के बाद युद्ध करना ही है, इससे ज़्यादा
युद्ध की घोषणा के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और हलचलों को लेवरेज करने पर ज़्यादा जोर दिया है। और उसके बाद जब राजा को ये लगे कि नाउ द डिफेंसिव पावर ऑफ द शत्रु की डिफेंसिव पावर अब वीक हो चुकी है, तो वो युद्ध की घोषणा करके उस पर चढ़ाई कर दे। दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग प्रैक्टिस even today across the world. This is such a realistic assessment of the situation. He also shared the approach to marching with the combined powers and marching toward an assailable enemy and a strong enemy. आचार्य चाणक्य के अनुसार ओपन बैटल प्रकाश युद्ध, टेट्रस बैटल कूट युद्ध and silent battle तुष्ण युद्ध, these are the three forms of battles. And peace with no specific terms, with binding terms, breaking of peace, and the restoration of the peace broken are the different forms of peace. And he also described that how to make war and peace with the adoption of the double policy. आचार्य चाणक्य ने डिफरेंट वॉर एंड पीस टाइम सिनेरियोज के साथ साथ डिफरेंट वाइसेस एंड कैलेमिटीज़ का भी विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे दोष और आपदाएं जो किसी राष्ट्र के जीवन को प्रभावित करती हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवोक्ड एनिमी एंड द मेजर्स कंड्यूसिव टू मेक पीस विद सच एन एनिमी, रिक्रूटमेंट ऑफ लॉस्ट पावर एंड कंसिडरेशन अबाउट एनिमी इन द फ्रंट एंड एनिमी इन द रियर ड्यूरिंग अ वॉर टाइम, इस तरह की परिस्थितियों का भी विस्तार से वर्णन किया है। He also explained the different remedies and troubles that a country can face and what are the measures to deal with those. The attitude of a conquered king, ways to making peace and breaking it. And he said, he emphasized on the knowledge of power, place, time, strength and weaknesses. And he said that a conqueror should know the comparative strength and weaknesses of himself and of his enemy. आचार्य चाणक्य से पहले पूर्व आचार्यों का ये मत था कि उत्साह और शक्ति में उत्साह महत्वपूर्ण है, उत्साह ज़्यादा प्रभावशाली है। उनका मानना था that the king who has no enthusiasm, he will perish even though he possess of a strong army. पर आचार्य चाणक्य इससे सहमत नहीं थे। आचार्य चाणक्य का मानना था कि he who has the power, the one who is possessed of the power, overreaches by the sheer majesty of power another who is merely enthusiastic. Having acquired, captured and brought enthusiastic kings and brave soldiers, he can make his own army of enthusiastic people. And the powerful king, whether women, young men, blind or lame, have conquered the earth by winning over or purchasing the aid of enthusiastic persons. So enthusiasm से ज़्यादा power important है। लेकिन enthusiasm, power and skill for interview में, मंत्र शक्ति में, enthusiasm से ज़्यादा पावर एंड पावर से ज़्यादा स्किल फॉर इंटरव्यू को प्रभावशाली माना गया है। यह आचार्य चाणक्य का मत है। शक्ति और उसके उपयोग की स्पष्ट व्याख्या देने के साथ साथ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने राष्ट्र पर आने वाली अनेकों आपदाओं का भी वर्णन किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उनके लाने वाले कारकों और कारणों पर भी प्रकाश डाला है। He said that a country can face 4 kinds of dangers. That which is of foreign origin and internal abatement, बाहर लोगों द्वारा उत्पन्न और अभ्यंतर लोगों द्वारा प्रोत्साहित पहली आपदा। That which is of internal origin and external abatement, अभ्यंतर लोगों द्वारा उत्पन्न और बाह्य लोगों द्वारा प्रोत्साहित दूसरी।
That which is of external origin and external abetment, बाह्य लोगों द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित तीसरी, and that which is of internal origin and internal abetment, अभ्यंतर लोगों द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित। आज भी जब किसी राष्ट्र पर कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो मोटे तौर पर इन्हीं कारकों की वजह से आता है, इसी प्रकार के कैलकुलेशंस की वजह से आता है। आचार्य चाणक्य ने भीतरी और बाहरी षड्यंत्रकारियों को पहचानने के उपाय, उनसे डील करने के उपाय, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक मीन्स टू टैकल देम, इसका भी वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन एसोसिएटेड विद द एनिमीज एंड ट्रेटर्स एंड हाउ टू डील विद देम थ्रू स्ट्रैटेजिक मीन्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक मीन्स। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने जिसका वर्णन किया है और जो आज सोशल मीडिया एंड बिग टेक के समय में एंड उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स के समय में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब भीतरी लोग बाहरी लोगों के साथ या बाहरी लोग भीतरी लोगों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र करें तो उन्हें तो साम दाम दंड भेद से निपटा जा सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है। लेकिन जो षड्यंत्र के लिए उकसाने का काम करे, षड्यंत्र के लिए एक माहौल बनाए, मोटिवेट करे, ऐसे लोगों से निपटना सहज नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। Now in our country, when we have those platforms which are of external origin and which are literally the means of power, influence and control, we need to understand these things more carefully. आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने विजयगिषु की परिकल्पना देकर, कॉन्करर की परिकल्पना देकर सर्वप्रथम तो हमारा ध्येय स्पष्ट किया, that what we should aim for। उसके बाद मित्र, शत्रु और उनके अलग अलग प्रकारों का उन्होंने वर्णन दिया है और उनके प्रकार के हिसाब से कैसे व्यवहार करना है, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन दिया है। शक्ति, देश, काल, बल, अबल का ज्ञान, आक्रमण करने का समय, सैन्य संग्रह का समय, सैन्य संगठन, शत्रु सेना का मुकाबला, भीतरी और बाहरी आपदाएं, राजद्रोही और शत्रुजन आपदाएं, अर्थ अनर्थ और संशय संबंधी आपदाएं, क्षय, व्यय और लाभ का विचार, और जो भी आपदाएं एक राष्ट्र के जीवन में आती हैं उनके उपायों का भी उन्होंने विस्तृत वर्णन दिया। इसके साथ साथ युद्ध के समय छावनी का कैसे निर्माण करना है, देश में जब आपदा या आक्रमण की स्थिति हो तो ऐसे समय में सेना की रक्षा क्या उपाय, उसकी क्या नीति होनी चाहिए, युद्ध योग्य भूमि का उपयोग, पदाति, अश्वस्थ और हाथियों की सेना के कार्य, विशेष व्यूहों की रचनाएं, विशेष विभागों की रचनाएं, इन सब का विस्तृत विवरण देने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह भी डिफाइन किया, जिसका हमारी परिकल्पना में अभाव था, that who is an invader and what are the different types of invader। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन्वेडर भी 3 प्रकार के होते हैं, द जस्ट इन्वेडर, ग्रीडी इन्वेडर and the demon-like invader, and there are different ways to deal with the different categories of invaders। He explained that as well। उन्होंने ये भी बताया how to deal with the powerful enemy, the skill for intrigue, the battle for intrigue, मंत्र युद्ध, कपट उपायों का उपयोग, दंड का प्रयोग, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास, शत्रु के दुर्ग को घेरना, सेनापति वध, शत्रु वध के अलग अलग प्रयोग और शत्रु के प्रयोगों का प्रतिकार कैसे करना है,
ये भी बताया है। विश्व के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी रचना, ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसमें शत्रु मित्र, जय पराजय, विपदा आपदा, युद्ध संधि शांति और हर उस संभावित घटनाक्रम जिसे एक राष्ट्र अपने जीवन काल में गुजरता है, उसकी जर्नी के साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स और उसको लेने की अप्रोच की इतनी विस्तृत तरीके से जो ज्ञान है उसका संकलन करके एक ही कृति में एक ही स्थान पर प्रस्तुत किया गया हो। भारतवर्ष में जन्मे ऐसे महान आचार्य महाराज श्री विष्णुगुप्त चाणक्य को कोटि कोटि नमन है। हमारे लिए आचार्य चाणक्य उन महान गुरु का प्रतीक है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, भविष्य के भारत के राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए और प्राचीन भारत के गौरवशाली वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। He defeated the invaders' ambitions with a combination of physical and intellectual strength and raised a call for unity, freedom, and national security at a time when many of our kings and lords were indulged in satisfying their narrow and giddy aspirations. उन्होंने हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पुनः निर्माण किया और एक ऐसा वातावरण स्थापित किया जहां पर एक गुरु राजा और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य सदा स्मरण कराता रहे। आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य की ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इंस्टिंक्ट की समझ और उसकी डेप्थ एंड ब्रेथ से आज भी विश्व का एक बहुत बड़ा भाग आतंकित रहता है। यही वजह है कि हमसे ज़्यादा फॉरेन स्ट्रेटेजिस्ट रीड अर्थशास्त्र, दे एक्सप्लोर अर्थशास्त्र। Max Weber once said that the radicalism of Arthashastra makes the Machiavelli's prince look harmless. And Henry Kissinger I remember somewhere in 2014, he wrote an article in which he mentioned, and I quote, Arthashastra sets out with dispassionate clarity a vision of how to establish and guard a state while neutralizing, subverting, and when the right condition arises, conquering its neighbors. For Kautilya, power was the dominant reality. And he mentioned that what in our time labeled as covert intelligence operation was described in the Arthashastra as an important tool. He also said that Arthashastra was the combination of Machiavelli and Clausewitz, and he concluded with these lines that whether following the Arthashastra's prescriptions or not, India reached the high water mark of its territorial extent during the 3rd century BC, when the revered Emperor Asoka governed a territory comprising that of today's India, Pakistan, Bangladesh, parts of Afghanistan and Iran. मेरा मानना है कि अर्थशास्त्र हमें ये सदैव स्मरण कराता है कि भारत एक विश्व गुरु भी था और विश्व का उसने नेतृत्व भी किया था, विश्व शक्ति भी था। To conclude, I'll say one thing. ये हमारे लिए विचार का विषय है कि जिस भारतवर्ष में, जिस सभ्यता में राजनीति, रणनीति और युद्ध नीति
से संबंधित विचारों, उनके ऊपर चिंतन मनन और नव विचारों के सृजन की एक सनातन परंपरा रही हो। उसकी वर्तमान पीढ़ी अपनी राजनीति, रणनीति और युद्ध नीति की कल्पना का आधार OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही वेब सीरीज को बनाए और आचार्य चाणक्य के नाम पे प्रकाशित हो रहे फैब्रिकेटेड एंड चीप मीडिया सोर्सेस से उन्हें और उनके जीवन को समझने का प्रयास करें। यह अब बदलना चाहिए। मैं अपने युवा साथियों से यह विनम्र आग्रह करूंगी कि अर्थशास्त्र हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है और वो अब इसे धारण करें। भारत की युवा शक्ति अब इसे धारण करे। नमस्कार।